हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री, और उस लेक्चर के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था, जहां पर कि हमने टेक्सटाइल से लेकर कॉटन से लेकर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज से लेकर सारी तरह की जो क्लासिफिकेशन एक इंडस्ट्री के होते हैं वो सब डिस्कस कर लिए थे इन द वेरियस लेक्चर्स, जिसका के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की प्लेलिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम नाउ डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपके सीबीएसई एग्जाम, एएमयू और जामिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए NO2, बी CO2, सी O3 या फिर डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखिए, जब हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो उससे पहले हमें एक यहाँ पर ये बात अपने जहन में भी रखनी चाहिए कि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसने पॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिसके चलते कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, चाहे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई या कोलकाता, हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड मिलता है। और इस पॉल्यूशन के पीछे वजह क्या है? इस पॉल्यूशन के पीछे वजह है जो इंडस्ट्रीज हैं वो दिन रात यहाँ से गैसेस एमिट कर रही हैं, या जो यहाँ से एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं वो हवा को भी, पानी को भी, सबको गंदा करते हैं। और इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखो, इस लेक्चर में बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को जो कि इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें कि है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। सो लोग, जब हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन ये होता है बेसिकली हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस की वजह से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनका कंसंट्रेशन एयर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है, यानी कि गंदी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एयर होती है, अगर हम एयर के कंपोजिशन की बात करें तो एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी उसमें इनर्ट गैसेस होते हैं, जिसमें कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह के साथ साथ और भी कई सारे गैसेस होते हैं। तो जब इन गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और इसके साथ और दूसरी गैसेस का भी कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो हम ये बोलते हैं कि एयर पॉल्यूट हो गई है। देन ये जो एयर को पॉल्यूट करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सॉलिड, लिक्विड दोनों ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को और एटमॉस्फेयर को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं और करते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन, जो कि होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स की वजह से। बिकॉज ये जो एफ्लुएंट्स हैं इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है इनटू द रिवर। और जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि वाटर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं जैसे कि पेपर पल्प, ठीक है, केमिकल, टेक्सटाइल या फिर डाई वगैरह जो कि टेक्सटाइल में यूज की जाती हैं। देन पेट्रोलियम रिफाइनरीज से निकलने वाला जो इनका वेस्ट होता है ये भी सब डिस्चार्ज कर देते हैं इनटू द रिवर्स। टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज वाटर को पॉल्यूट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि डाई, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, या फिर जो
जैसे कि बोरॉन है, इस तरह के लेड, मरकरी, ये जो मेटल्स हैं ये वाटर को पॉल्यूट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। देन फिर जो खेत में हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर सिंथेटिक केमिकल्स, कार्बन, प्लास्टिक, रबर, ये सब हम वाटर बॉडीज में बिना सोचे समझे डाल देते हैं। आए दिन आप आए दिन शहरों में देखते ही रहते हैं कि अगर कोई अपनी दुकान के सामने से भी कचरा साफ कर रहा है तो वो उस कचरे को वहां से जमा करके डस्टबिन में नहीं फेंकता, वो सीधा उसे सबको नाले में डाल देता है। अब उसमें प्लास्टिक भी जा रहा है, उसमें रबर भी जा रहा है, ठीक है, जो कि वाटर को अल्टीमेटली पॉल्यूट करता है। देन थर्ड टाइप ऑफ पॉल्यूशन है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल के मीनिंग क्या है? थर्मल कहते हैं हम हीट को। तो देखिए, थर्मल पॉल्यूशन ये हमें वाटर में भी देखने को मिलता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज या जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह, वहां पर वाटर का यूज किया जाता है और ये वाटर काफी ज्यादा गर्म होता है, हॉट होता है। तो इसको बिना ठंडा किए बिफोर कूलिंग इनको रिवर्स या पॉन्ड्स में छोड़ दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए इन दैट रिवर और पॉन्ड। देन थर्मल पॉल्यूशन का एक और सोर्स जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह, या फिर जो वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं जहां पर हथियार बनाए जाते हैं, वहां से जो निकलने वाली हीट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है और उसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि इसकी वजह से जो होने वाला पॉल्यूशन है उससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरिजेस का काफी ज्यादा खतरा रहता है। अच्छा, इसके बाद एक और फैक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो है डंपिंग ऑफ वेस्ट। जब कभी भी हम गिलास या फिर कोई हार्मफुल केमिकल या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पैकेजिंग या किसी भी तरीके का सॉल्ट, गार्बेज, इसको जब हम डंप करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है? ये सॉइल को एकदम यूजलेस बना देता है। बिकॉज बिकॉज ये सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उसमें बैक्टीरिया या जो मिनरल्स होते हैं, ये उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसके बाद सॉइल एकदम हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। देन इस पे फिर सोने पे सुहागा आप ये कह लिए कि जो रेन वाटर है, जब रेन पड़ती है तो जो सॉइल जो सॉइल पॉल्यूटेंट कैरी करती है, देन जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने की वजह से ये जो पॉल्यूटेड सॉइल है, यानी कि ऐसी सॉइल जो कि पॉल्यूटेंट्स कैरी करती है, ये बेसिकली कंटेमिनेट हो जाती है विद द ग्राउंड वाटर, और जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। और इसी के चलते आजकल अगर हम अपनी सिटीज़ में देखें तो हमें ग्राउंड वाटर से बहुत सारी होने वाली बीमारियां मिलती हैं। इसीलिए बहुत सारी जगह पर जो ग्राउंड वाटर है वो पीने के लायक होता ही नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन ये है नॉइज पॉल्यूशन। तो सबसे पहले नॉइज किसे कहते हैं? द अनवांटेड साउंड, यानी कि या फिर अनडिजायरेबल साउंड, यानी कि ऐसा साउंड जो कि हमें सुनना पसंद नहीं है, जो कि हमें इरिटेट करता है और एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मशीनरी चल रही है या फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, जनरेटर या सॉ, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक ड्रिल वगैरह अगर वर्क कर रही है तो उससे आपने कई बार देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है ये अपने आप में एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा, एंगर, ये सब बहुत ज़्यादा रहने लगता है। चिड़चिड़ाहट उसके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाता है। देन नॉइज की वजह से अक्सर लोगों को कम सुनने की बीमारी भी हो जाती है और ये बीपी भी इंक्रीज कर देता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमें नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से देखने को मिलते हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए तो नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसीलिए आप देखेंगे कि अक्सर बच्चे बहरे पैदा होते हैं। तो ये सब बेसिकली रिजल्ट होता है नॉइज़ पॉल्यूशन का। तो देखिए, इस लेक्चर में अभी हमने एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया, देन वाटर पॉल्यूशन, फिर थर्मल पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। तो देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इन सबको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? हमें इसके लिए ऐसी क्या स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करनी चाहिए टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? तो जब बात आती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की,
तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो हैं इनको हम ट्रीट कर सकते हैं इन 3 फेजेस। और ये 3 फेजेस क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं इनको ट्रीट करते हैं मैकेनिकल मींस के थ्रू, जिसमें कि इन्वॉल्व है क्या क्या? स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, सेडिमेंटेशन वगैरह ये सब प्रोसेस। देन सेकेंडरी स्टेज में हम इन्वॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जिसमें कि हम बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस का यूज करते हैं और रिसाइकिल करते हैं इसमें वेस्ट वाटर को। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये मैंने खुद इस चीज को अपने आंखों से भी देखा है। एक बार मैं एक फैक्ट्री में गया जो कि बेसिकली मीट फैक्ट्री थी, तो वहां पर मैंने पूरा ये ईटीपी प्लांट देखा, यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा एक ये बना रखा था, जिसमें कि वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे थे, जहां पर के कुछ लोग या फिर कुछ मशीन्स जो कि वेस्ट था उसको पहले हाथ से साफ कर रहे थे। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस था, जहां पर के उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो वेस्ट था उसको वहां पर ट्रीट किया जा रहा था। एंड देन फाइनली टर्शियरी ट्रीटमेंट में केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो वाटर था उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके उसको खेतों में छोड़ते जा रहे थे। अच्छा, फिर अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, तो जो एयर पॉल्यूशन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? बाई फिटिंग द स्मोक स्टैक्स इन फैक्ट्रीज। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इंटरनल सेपरेटर्स, ये सब स्मोक को रिड्यूस कर सकते हैं। देन स्मोक को हम एक और तरीके से भी रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है किसका? कोल का। तो कोल के बजाय अगर हम यहाँ पर ऑयल या गैस का यूज़ करने लगे तो जाहिर सी बात है कोल के जलने से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, बिकॉज जो कोयला है वो किससे बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है कार्बन से, ठीक है, प्योर कार्बन। तो जब जाहिर सी बात है कार्बन जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर पॉल्यूट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोल के बजाय यूज कर सकते हैं और दूसरे फ्यूल्स का, जो कि ऑयल एंड गैस वगैरह है। देन ये जो नॉइज पॉल्यूशन है, हीट पॉल्यूशन है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? जो मशीनरी है या जो इक्विपमेंट्स हैं जिसको के हम यूज कर रहे हैं वहां पर हम साइलेंसर फिट कर दें, जैसे कि जनरेटर्स वगैरह में हम साइलेंसर्स लगा देते हैं। और जो मशीनरी हैं उनको दोबारा से रीडिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि जो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और जो नॉइज है वो रिड्यूस हो सके। और इस पर बहुत काम भी किया जा रहा है, जैसे कि जो पहले जनरेटर्स आते थे आपने शायद देखा हो, वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते थे और काफ़ी कम एफिशिएंट हुआ करते थे। बट नाउ अ डेज जो जनरेटर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं उसमें आवाज़ भी बहुत कम होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। देन इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके आसपास ट्री प्लांटेशन काफ़ी करना चाहिए, ताकि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी कम से कम हो और ठंडा भी ज़्यादा रहे, थर्मल पॉल्यूशन भी कम से कम हो। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है वो खुद हम लोग हैं, यानी कि कंज्यूमर। और एक कंज्यूमर कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकता है? तो देखिए आजकल जो हमने एक टेंडेंसी डेवलप कर ली है कि चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत है हम खरीदते 10 हैं, तो इस चीज़ पर कंट्रोल करने की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर सी बात है जब हम ज़्यादा खरीदेंगे तो फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, जब फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, और जब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी नीड्स को हम कंट्रोल करना सीखें, जो कि इस पूरे चैप्टर का मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, और ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस लेक्चर के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि
कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? तो इसका राइट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अच्छा, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये बेसिकली एक वे है किस चीज के लिए? अर्थ के आसपास हीट को ट्रैप करने के लिए। और अर्थ के आसपास हम हीट को कैसे ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में हम हीट को कैसे ट्रैप कर सकते हैं? जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है हीट को ट्रैप करने के लिए। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते जो पोलर आइस कैप्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमें हर वो काम करना है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस खूबसूरत प्लेनेट को, यानी कि हमारे अर्थ को, हमारे घर को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर ही एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हमको छोड़कर जा सके। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।